हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट। आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से क्लास को देख रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो 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 बच्चों, हेलो। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम स्वस्थ हूं। ओके, मैं एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। हेलो जी, हेलो आकांक्षा जी, अंकित, रितेश, रेशमा, संदीप, मोनू, दिव्या, रितेश, नेहा, लखन, अंकित। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, प्रणाम। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। इंटरेस्टेड इन डीएन न्यू बैच? बेटा तू ऑलरेडी न्यू बैच में, ठीक है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। रितेश हेलो, बोबी जाटव हेलो, हेलो राघवेंद्र, हेलो श्रीकुट। ओके, आ जाओ जी। वेदिका जी हेलो, उपासना, रितेश, धर्मेंद्र, आभा, आलोक, विकास, प्रियांशी, रेशम हेलो, आयशा जी, गुलफाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, कितने बजे तक पढ़ेंगे बेटा? 1.5 घंटे क्लास चलेगी तो 7:30 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। 7:30 बजे तक हम पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे और यह सांद्रता वाला आज पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, फिर देन उसके बाद विलेयता थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, फिर अगली क्लास में करेंगे। ओके, तो राम राम जी, राम राम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदाब, सत श्री अकाल। सर क्या हुआ था, क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। आपने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी क्या फिजिक्स की? ओके, फिजिक्स की क्लास में सर ने बताया था कि आपको पता होगा ना कि भाई 5 बजे उनकी क्लास 6 बजे तक चलेगी। ओके, हाँ जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाओ जी, आ जाओ। कमेंट्स, सर आपको कमेंट्स का ऑप्शन स्टार्ट नहीं करना था बेटा, ठीक है। ओके, हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। तो आज हम बात करेंगे विलियन वाले चैप्टर का, लेक्चर नंबर 3 बढ़िया से देखेंगे, अच्छे से सारी बातें क्लियर करेंगे, हर एक बात को समझेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर विलियन वाले चैप्टर के 3rd लेक्चर में। बढ़िया से देखना है, हर एक बात को क्लियर करना है, एक एक चीज हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अभी तक हमने इसमें क्या देख लिया है? अभी तक इसमें हमने परिचय देख लिया, विलयनों के प्रकार, सांद्रताओं के पद हम देख रहे थे, इसको आज खत्म कर देंगे। और फिर विलेयता, फिर वाष्पदाब, आदर्श अनादर्श विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म, काम की चीजें आगे हमारा इंतजार कर रही है, उनको हम जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा अनुराग जी, आगे बढ़ते हैं और आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले मैं क्या करवा देता हूं, तुम्हें रिवीजन करवा देता हूं कि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। बच्चों पिछली क्लास में मैंने ये पढ़ाया था मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, मोललता क्या होती है, प्रतिशतता के पदों में सांद्रताएं कैसे निकालते हैं, और उन पर क्वेश्चंस लगाए थे। इतना ही पिछले लेक्चर में हो पाया था। ओके, तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। आज इस सांद्रता वाले पार्ट को कंप्लीट फिनिश करेंगे अच्छे से। तो आपको पूरा डिसिप्लिन बना के रखना है, बढ़िया से सारी चीजों को देखनी है, अच्छे से कवर करना है। ओके, हाँ जी। तो सांद्रता का पद और फिर ये विलेयता हम कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, मोललता क्या होता है, इनके बारे में आज हम जानेंगे कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। बहुत ही पवित्र संबंध है, आइए उसको हम चेक करें और समझें। अगर आपको नॉर्मलता दे रखी है, मोलरता पूछी जाए, मोलरता दे रखी है, नॉर्मलता पूछी जाए, तो एक संबंध आपको ध्यान रखना है। वो संबंध क्या कि नॉर्मलता बराबर होता है, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणा एन कारक, मोलरता गुणा एन कारक। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि नानी और ये M फॉर मम्मी, ठीक है। ये नानी है, ये मम्मी है, क्लियर है। तो नानी की उम्र, नानी बड़ी होती है, मम्मी की X गुना नानी की उम्र होती है। सर सांद्रता नहीं बताया, बता दिया ना बेटा, बता दिया। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो। तो नानी और मम्मी में बड़ी कौन होती है? नानी। तो नानी की उम्र मम्मी की X गुना है, वो X गुना क्या है अपना? N कारक है। तो यहां पर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से
आपको मोलरता दे रखी हो तो नॉर्मलता निकाल सकते हो, नॉर्मलता दे रखी है तो मोलरता निकाल सकते हो। ओके, जैसे कि देखो ध्यान से क्वेश्चन, अभी हम और चीजें पढ़ेंगे बेटा, टेंशन मत लो, सांद्रताओं के बारे में पढ़ेंगे। सर आप लाखोटिया सर से पढ़े हो क्या? तू कैसे जानता है बेटा उनको? सत्येंद्र कुमार, हेलो, हाँ जी, नानी बराबर मम्मी गुणा एक्स, सत्येंद्र कुमार। ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया? ओके 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 ओके, बहुत मैसेज करते हैं टेलीग्राम पर बेटा, टेलीग्राम पर अगर कोई मैसेज है क्या? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सत्येंद्र, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फॉर्मलता बेटा इतनी काम नहीं आती, फॉर्मलता मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, चैप्टर के लास्ट में बता दूंगा। ओके, चलो अब पढ़ते हैं, पढ़ाई पर बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। हाँ जी, तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है? मोलरता गुणा एन कारक होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यार हमने ये चीजें पढ़ ली, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लो बेटा 1.5 मोलर H3PO4 है, H3PO4 की नॉर्मलता होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है, तो जरा देखो ध्यान से सॉल्यूशन। H3PO4 क्या है? अम्ल है। मुझे क्या दे रखी? मोलरता। मोलरता को अगर मैं n कारक से गुणा कर दूंगा तो क्या नॉर्मलता निकाल लूंगा? हाँ, तो मुझे क्या दे रखा है? दिया है, दिया क्या है? मोलरता। मोलरता कितनी दे रखी है? 1.5 मोलर। यस और नो? दी हुई है गुरुजी। अब H3PO4 बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मानता हूं, आगे हम इनको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, हाँ जी, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं, H3PO4 जिसका नाम होता है फोस्फोरिक अम्ल, क्या नाम होता है बेटा इसका? फोस्फोरिक अम्ल, इसका नाम होता है फोस्फोरिक अम्ल, इसका नाम होता है फोस्फोरिक अम्ल। तो बेटा ये जो फोस्फोरिक अम्ल है, यह एक 3H+ आयन देने वाला अम्ल होता है। H3PO4 फोस्फोरिक अम्ल 3H+ आयन देता है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? त्रिक्षारकीय अम्ल। तो इसके लिए N कारक का मान कितना हुआ? 3 हुआ। तो फोस्फोरिक अम्ल कैसा होता है? एक त्रिक्षारकीय अम्ल होता है, त्रिक्षारकीय अम्ल होता है। अगर ये त्रिक्षारकीय अम्ल होता है तो N कारक कितना हो गया बेटा मेरे लिए? N कारक का वैल्यू हो गया बेटा 3। अब N कारक का वैल्यू मेरे को पता चल गया, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अतः नॉर्मलता कितना आ जाएगा? मोलरता कितनी दे रखी है? मोलरता दे रखी है 1.5 इंटू N कारक कितना? 3, कितना आ गया? 4.5, ठीक है, नॉर्मल, या N लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। ये क्या आ गई मेरे? नॉर्मलता आ गई। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए उसको डेफिनेटली कर सकते हो, यू नो व्हाट आई मीन, आराम से कर सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो। मोलरता दे रखी है, नॉर्मलता निकाल लोगे, नॉर्मलता दे रखी होती तो मोलरता निकाल लेते। पक्का? आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना और क्लियर करना। क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। हमें क्या दे रखा है? 2.1% W/V, W/V का मतलब भार बटे आयतन। H2SO4 की नॉर्मलता क्या होगी? मुझे क्या ज्ञात करना है? N का मान ज्ञात करना है। इतना क्लियर हो गया? लेकिन मुझे दिया क्या है बेटा, इस पर बात करते हैं। 2.1% W/V H2SO4, इसको तोड़ना सीखो। W ऊपर वाली राशि विलय के लिए, नीचे वाली राशि विलयन के लिए। V मतलब आयतन होता है, मतलब विलयन का आयतन और ऊपर विलय का भार। तो यहां पर जो प्रतिशतता है ये भार बटे आयतन है, मतलब विलयन में कितना विलय घुला हुआ है ये हमें यहां पर दे रखा है। तो यहां पर V मतलब आयतन, और आयतन की इकाई क्या होती है? ml, और ऊपर भार है, भार की इकाई होती है ग्राम, मतलब प्रतिशतता दे रखी है। तो प्रति 100 ml में
कितना ग्राम विलेय है ये हमें दे रखा है। तो अगर मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बता रखा है तो W/V का मतलब है 100 ml में कितना ग्राम, हाँ या ना। तो 100 ml में जो प्रतिशतता दे रखी है वही ग्राम में मात्रा है, अर्थात 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 2.1 ग्राम H2SO4 है। पढ़ाया था मैंने आपको, 2.1 ग्राम H2SO4 है। ठीक है, तो मुझे यहां पे ये पता चल गया, ये विलियन का आयतन, हाँ या ना, बार बार लिखूंगा नहीं। यहां पर ये विलेय का भार, बोलो, पता चल गया। मुझे ज्ञात क्या करना था, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का सूत्र होता है, चूंकि हम जानते हैं बेटा नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलियन का आयतन आता है, और ग्राम तुल्यांक निकालने का सूत्र क्या होता था, विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार गुणा आयतन, यही आता था। विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में होना चाहिए। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दो तो नॉर्मलता निकल जाएगा खटाक से। हाँ जी, विलेय का ग्राम में भार 2.1 ग्राम, ठीक है। तुल्यांकी भार, अब तुल्यांकी भार किसके लिए, H2SO4 के लिए। तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं बेटा तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र होता है अणुभार बटे N कारक। अणुभार, H2SO4 का अणुभार होता है 98 ग्राम। 1 मोल H2SO4 का भार कितना होता है बेटा, 98। कैसे निकालते, हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, जितने हाइड्रोजन है उनका भार प्लस जितने सल्फर है उनका भार प्लस जितने ऑक्सीजन है उनका भार जोड़ दो तो 98 आ जाता है ये, बटे N कारक का मान 2। पिछले क्वेश्चन में करा था। H2SO4 हाँ जी, अगर मैं H2SO4 के लिए बात करूं तो बेटा इसका अणुभार कितना होता है, अणुभार होता है 98, और यह एक द्विक्षारकीय अम्ल है तो N कारक का मान कितना हो जाएगा, 2। बस काम हो गया, सूत्र में वैल्यू पुट कर दिया। ये अणुभार हो गया, ये N कारक हो गया, छम कितनी बार, 49 बार, 49 ग्राम आ गया। तो यार यहां पर तुल्यांकी भार कितना आ गया, 49 आ गया। विलियन का आयतन, आयतन 100 ml दे रखा है, 100 ml इंटू ml में दे रखा है, ml में दे रखा है। अगर ml में दे रखा होता है तो 1000 से गुणा करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो जरा देखो ध्यान से, 2 0 से 2 0 कट गई, तो यार 2.1 को जब 10 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 21 बटे 49। तो 7 के पहाड़े से कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 7 बार, तो कितना आ गया, 3/7। 3/7। अब 7 का भाग लगाओ 3 में तो 0.4 के समथिंग वैल्यू आ जाएगी, 0.4 के लगभग। ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, नॉर्मल। ये आंसर आ गया, ज्यादा खोलने की जरूरत भी नहीं थी। ओके, तो अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते थे। कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, वरना दुख तकलीफ कष्ट चिड़ा पिंता होती रहेगी। 2.1% W/V का मतलब है कि कितने ml में कितना ग्राम है। भाई W/V यही तो बताता था। अब 2.1% इसका मतलब ये है कि 100 ml में 2.1 ग्राम विलेय है, और विलेय कौन था, H2SO4। तो सोल्व करा, आंसर आएगा। अगला प्रश्न, हाँ जी, एक नॉर्मल H2SO4 विलियन की मोलरता, मतलब कैपिटल M का मान पूछा है, नॉर्मलता दे रखी है, मोलरता पूछी, यस और नो।
तो डायरेक्ट हम टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुना एन कारक। हाँ जी, नॉर्मलता कितनी दे रखी है? 1। मोलरता हमें ज्ञात करनी है। H2SO4 के लिए एन कारक कितना हो जाएगा? 2। पक्की बात। तीसरा क्वेश्चन आ गया उसी से रिलेटेड, ये 2। ठीक है, तो m बराबर कितना आ गया? 1/2, 0.5। खटाक आंसर। समझे? ऐसे करना है। अगला प्रश्न। हाँ जी, 1 मोलर H3PO4 है, तो यहां पर H3PO4, हाँ जी, चूंकि हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणा एन कारक। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, H3PO4, चूंकि H3PO4 त्रिक्षारकीय अम्ल होता है, अतः एन कारक कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें टाइम नहीं लगाना है। एन का मान कितना हो गया? 3। तो ये नॉर्मलता कितनी दे रखी है? मोलरता कितनी दे रखी है? 1। एन कारक का मान 3, तो कितना आ गया? 3। आंसर बोलो। तो आप उस रिश्ते से इतनी सारी चीजें निकाल सकते हो। तो यार ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, ये उससे भी सिंपल था, और ये भी सिंपल था। बस आपको ये जानना है, और कंफ्यूज ना हो तो ध्यान रखना, नानी बड़ी होती है मम्मी से, तो मम्मी की एज में जब कुछ गुणा करेंगे ना तभी ये आएगा। नानी की उम्र मम्मी की उम्र का x गुना है, और वो x क्या होता है आपका यहाँ? एन कारक। ठीक है, तो आप आराम से सोल्व करके निकाल सकते हो। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है, सब कुछ सरल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक, जो कि है मोल अंश ज्ञात करना। मोल अंश ज्ञात करना। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो ये मेरे पास पात्र है बेटा, इस पात्र में मैंने भर दिया जल। आज ब्लू है, पानी 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 पानी, जय भवानी जय भवानी। ठीक है, ये है हमारा जल, जो कि क्या है? मेरा विलायक। इसमें मैंने डाल दी, सपोज करो यहां पर कुछ भी डाल दिया, जैसे कि सपोज करो मैंने इसमें शक्कर डाल दी। शक्कर मेरे लिए क्या हो जाएगा? विलेय। ओके, ठीक है, और ये मेरे लिए विलायक। तो मोल अंश होता क्या है? विलायक, विलायक को मैं बोल रहा हूं ए, विलेय को मैं बोल रहा हूं बी। याद करो शुरुआत में मैंने आपको बताया था। ओके, हाँ जी, तो मोल अंश होता क्या है कि मान लो जी भाई साहब, ये आपके पास एक विलयन है, क्योंकि इसमें पानी विलायक है और उसमें हमने शक्कर घोल दी तो बन गया विलयन। ओके, तो किसी विलायक में विलेय उपस्थित है और विलयन बना रहा है, तो फाइनली मेरा ये विलयन बन गया। इस विलयन में 2 घटक है, एक विलेय है, दूसरा विलायक है। तो मोल अंश क्या होता है? किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों का योग, उनका अनुपात, अनुकूल बटा कूल, यही होता है मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोल अंश। जरा देखो ध्यान से, एक बार लिखवा देता हूं, अच्छे से लिखवा देता हूं, ताकि हम कम टाइम में ज्यादा चीजें कर सकें। मोल अंश क्या होता है बेटा? किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल तथा विलयन में उपस्थित तथा किसी एक अवयव के मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों का अनुपात,
के मोलों का अनुपात। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। मोल भिन्न कहलाता है। ठीक है, जो 12th वाले बच्चे उनके लिए, जो ड्रॉपर है उनको इतनी कोई दिक्कत नहीं है। इसे x से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया? ओके, अगली बात क्लियर हो गया? हाँ जी। अच्छा, एक और चीज, एवं यह विमाहीन राशि होती है। विमाहीन एवं मात्रकहीन, मात्रकहीन राशि होती है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन राशि होती है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी मैं बताऊंगा। तो मोल अंश क्या है? किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल बटे कुल घटक के मोल। तो अगर मुझे विलेय के मोल निकालने हैं, ठीक है, और विलायक के मोल अगर मेरे को पता हो, विलेय के मोल मुझे पता हो और टोटल मोल अंश मेरे को ज्ञात करना है दोनों का, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा? देखो जरा। हाँ जी, ओके, ये हमारे पास है। अच्छा, मैंने साइड में इसमें लिख दिया बेटा, साइड में मैंने मान लो विलेय के मोल लिख लेना, स्मॉल n है, विलायक के मोल कैपिटल N है। स्मॉल n विलेय के मोल, कैपिटल N विलायक के मोल। तो मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूं? मोल अंश ज्ञात करना चाहता हूं, विलेय के लिए भी और विलायक के लिए भी। तो मोल प्रभाज विलेय का, x विलेय के मोल प्रभाज को बताता है बेटा। तो यहां पर क्या आएगा? विलेय के मोल बटे कुल मोल। अब विलेय के मोल, चलो एक बार लिख लेते हैं, विलेय के मोल बटे कुल मोल। हाँ जी, तो x से बराबर, अच्छा एक्स बी बराबर, ठीक है, क्योंकि विलय के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? बी यूज कर रहे हैं ना, तो एक्स बी लिख दिया मैंने उसको। ठीक है, ओके। विलय के मोल कितने हैं? स्मॉल n, कुल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये विलय के मोल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार विलायक के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार x विलायक। ठीक है, तो विलायक के मोल बटे कुल मोल। अब बच्चों विलायक के मोल हमने क्या माना था? कैपिटल N, और ये कुल मोल भाग लगा दिया, तो यहां पर हमारे पास इसके मोल आ गए। ठीक है, अरे बोलो, एक से भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमने ए विलायक माना है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो विलय के मोल आ गए, विलायक के मोल आ गए। ठीक है, स्वयं के मोल बटे कुल मोल करना है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगली बात, एक की पॉइंट, सर ये मात्रकहीन कैसे होता है? ये बात मेरे को बताओ, ये हजम नहीं हुई। तो बेटा देखो ध्यान से, ये मोलों का अनुपात है। ये क्या है? अनुपात। ऊपर भी मोल आता है, नीचे भी मोल आता है। स्वयं के मोल बटे कुल मोल, तो मोल मोल सेम सेम, तो कोई मान नहीं, कोई राशि, कोई मात्रक नहीं आएगा। मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, बस केवल संख्या आएगी। समझ में आया? तो यह एक मात्रकहीन राशि है। अच्छा, अगली बात कि एक विलयन जो है उसमें जितने भी घटक है या जितने भी अवयव है, उन सबके मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों से मिलकर बना है।
इसका अंश प्लस इसका अंश बराबर टोटल विलयन का अंश 1। तो जरा देखो ध्यान से, किसी भी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग या मोल अंशों का योग या मोल भिन्नों का योग सदैव 1 होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाज, जो मोल प्रभाज लिखा हुआ है, मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। योग सदैव 1 होता है, अर्थात x विलेय प्लस x विलायक बरोबर 1। ठीक है, या XA प्लस XB बराबर 1। ठीक है, XA विलायक के लिए, XA XB विलेय के लिए। अगर आपको एक का पता है, दूसरे का निकालना हो तो एक माइनस करके निकाल सकते हो। समझ में आया? नोट डाउन कर लो। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी जानते होंगे, तो वो तो सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन कराओ जल्दी से, हमारा ना खोल रहा है, खून खोल रहा है। ठीक है, तो बेटा आप थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छे से हो जाएगी। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ लिखते रहा करो, ठीक है आगे, वरना जब कॉलेज में जाओगे ना, तुम जब डॉक्टर बन जाओगे बेटा, प्रोफेसर बोलता भी जाता है लिखता भी जाता है, तो फिर वहां ना हमारी कॉपियां खाली छूट जाती हैं, तो वहां हमें देखना भी पड़ता है सामने और लिखना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको वो आदत थोड़ी डालनी पड़ेगी। ठीक है, राइटिंग वाइटिंग के चक्कर में मत पड़ो, साथ के साथ लिखते रहना, बढ़ते जाना, हमें गोले भरने। ठीक है, 12th की मार्कशीट कोई काम में नहीं आती, बस तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ देखने के काम में आती है। ठीक है, 12th में अगर तुम्हारे बढ़िया परसेंटेज बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, 70, 75, 80, 90% बहुत अच्छी है। ठीक है, मेरिट में आ जाओ तो वाकई बहुत अच्छी बात है, ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12th की परसेंटेज कहीं काम में नहीं आती। तुम्हारे नीट के एग्जाम को देने के लिए तुम्हारी 12th की परसेंटेज मैटर नहीं करती, 50% से ज्यादा तो सब बना लोगे तुम। ठीक है, ओके, तो आपको फोकस इस पर करना चाहिए, वरना हमारे दिमाग में यही रहता है कि बोर्ड में इतने नंबर लाने, बोर्ड में इतने नंबर लाने, बोर्ड में इतने नंबर लाने, बोर्ड में तो आ गए लेकिन यहां नहीं आ पाते। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, स्पीड करनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ना राइटिंग को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। ओके, राइटिंग अच्छी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा स्पीड का ध्यान रखें। अब जैसे कि यार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है? मिश्रण में ऑक्सीजन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ऑक्सीजन का मोल प्रभाज। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में दो बातें चलेगी। क्या? 7 ग्राम नाइट्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन बोले हैं तो N लिखूं या N2 लिखूं? ऑक्सीजन बोले हैं तो O मानूं कि O2 मानूं? ये कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग में झोल रहता है। अब जरा देखो ध्यान से यार, नाइट्रोजन वायुमंडल में N2 के रूप में पाई जाती है, तो हम उसको N2 मानेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे गैसों का मिश्रण के बारे में बात कर रहा है वो। 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन गैस यहां पर मानना है। ठीक है, O नहीं मानना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है, तो ये ध्यान रखें। 7 ग्राम नाइट्रोजन की बात कर रहा है वो, 8 ग्राम O2 की बात कर रहा है वो। समझ में आ गया? अब कर लोगे तुम। मुझे क्या निकालना? मिश्रण में ऑक्सीजन के मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज मुझे ऑक्सीजन का ज्ञात करना है, तो यार हमें क्या ज्ञात करना है? मोल प्रभाज किसका? ऑक्सीजन का। तो सूत्र क्या बनेगा? ऑक्सीजन के मोल बटे कुल मोल, O2 के मोल बटे कुल मोल। मिश्रण किस किस का है वो? N2 का और O2 का। तो इसके ही मोल निकालने पड़ेंगे, इसके ही मोल निकालने पड़ेंगे। क्या मैं साइड में निकाल दूं इधर? बोलो। 7 ग्राम N2 दे रखी है, तो इसके हिसाब से बेटा इसके मोल ज्ञात कर लू क्या? मोल्स ऑफ N2
N2 के मोल ज्ञात कर लो। थोड़ा सा ना अपने को फास्ट बढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, मोल ज्ञात करने का सूत्र ग्राम में भार बटे अणुभार। नाइट्रोजन का ग्राम में भार 7, अणुभार N2 एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा 28। तो ये कट जाएगा 4 बार, 1/4 मोल आ गया। बोलो जी बोलो, ठीक है। सेम उस तरीके से यहां से इसके मोल निकाल लो, मोल्स ऑफ O2। ग्राम में भार 8, अणुभार O2 का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो ये कैंसिल हो गया 4 बार, 1/4 मोल आ गया। हाँ या ना? ओके, यहां पे वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन के मोल कितने, 1/4। कुल मोल कितने, 1/4 प्लस 1/4, 54, 54, 58, 1/4 प्लस 1/4। ओके, सोल्व करना है। ये ऊपर 1/4 है बेटा, ये 54, 54, 58 हो गया ना। 1/4 प्लस 1/4, 1/2। ओके, पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। पीछे मात्रक लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। अच्छा, अतः मेरे पास क्या आ गया, मोल प्रभाज ऑफ O2 कितना आ गया, 0.5 आ गया। अरे वाह, अगर इसका मोल प्रभाज इतना है तो N2 का कितना रहा होगा, 1 माइनस 0.5। भाई टोटल दोनों का योग कितना होना था, 1 होना था। इसके मोल आ गए। अच्छा, अपना आंसर तो आ गया। लेकिन अगर मैं N2 के मोल प्रभाज भी निकालना चाहूं बच्चों, तो हमें पता है चूंकि मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल प्रभाज ऑफ N2 इन दोनों का योग 1 होता है, तो इसके भी मोल में डायरेक्ट लिख सकता हूं वैसे तो 0.5, क्योंकि 1 इसके पता है, इसके निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आंसर भी आ गया, और कैसे किया उसका तरीका ही पता चल गया। समझ में आया सबको? मैंने क्या किया बेटा, पहले उनके मोल निकाल लिए। दिमाग में ये फिट करो, निकालना क्या है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ये इसका मान ज्ञात करना था। अब O2 के मोल वो निकाल लिए उधर, कुल मोल निकालने, तो कुल मोल में मेरे को किसके मोल चाहिए, N2 के मोल भी चाहिए और O2 के मोल भी चाहिए। यस और नो? चाहिए ना यार? अरे ऑक्सीजन के मोल, कुल मोल में किसके मोल, मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ N2, ये चाहिए। तो मैंने वो बटे में रख दिया और सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब आगे तो मोल प्रभाज हमने देख लिया। अब मोल प्रभाज के बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, विलयन की सामर्थ्य। ये हम पढ़ चुके ऑलरेडी। ठीक है, विलयन की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है यार? देखो ध्यान से, इस चीज को भी आप समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जरा देखो ध्यान से, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन देखो, ऐसे तो व्यक्त करते ही है, या W/V। क्या हमने W/V कहीं पढ़ा हुआ है? नीचे आयतन है, ऊपर क्या है, भार है। तो जरा देखो ध्यान से, स्ट्रेंथ ऑफ विलयन की सामर्थ्य होती क्या है? बहुत सिंपल है कि 1 लीटर विलयन में विलय का कितना भार उपस्थित है ग्राम में, बस वही इसकी मात्रा सामर्थ्य कहलाती है। मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी की बोतल है, उस 1 लीटर पानी में विलय का कितना भार उपस्थित है, बस 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, वही विलयन की सामर्थ्य है। समझ में आया? ओके, तो यहां पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा ही विलयन की सामर्थ्य कहलाती है। विलयन की सामर्थ्य कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। अतः
विलयन की सामर्थ्य, एस ज्ञात करना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में, यहां लीटर में रखते हैं, ठीक है। विलेय का भार, विलेय का भार ये किस में बेटा, ग्राम में, बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये किस में, लीटर में, ठीक है। तो ऊपर ग्राम नीचे लीटर, तो मात्रक बन गया बेटा ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। ओके, तो विलयन की सामर्थ्य आ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ऐसा प्यारा सा। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई सबको। अरे ये चीजें हमारे आगे काम आएगी, लेकिन अगर तुम यहां लिख लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ओके, तो जो भी भार दे रखा है, मान लो मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसमें ना 2 चम्मच शक्कर मिला दी, तो 2 चम्मच शक्कर का जो भी भार होगा उसको आयतन से डिवाइड कर देंगे, सामर्थ्य निकल जाएगी। हाँ या ना। अच्छा, ये वाला अनुपात आपने बहुत जगह देखा है, मैं याद दिलाता हूं। हमने मोलरता का एक सूत्र पढ़ा था बेटा, क्या हमने मोलरता का सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, और फिर मोल की जगह हम क्या रखते थे, विलेय का भार बटे अणुभार, विलेय का ग्राम में भार, अभी लिखना मत, बटे में अणुभार आता था यहां पर, और यहां पर आयतन आता था कि नहीं आता था। तो यार यहां पर विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, ये चीज तो वही है ना, हाँ या ना। क्या विलेय का ग्राम में भार बटे आयतन, विलेय का भार बटे ग्राम में आयतन, क्या वही तो वही है ना, विलयन का आयतन वही तो है। तो अगर मैं अणुभार को मोलरता से गुणा कर दूं, इसको इधर लेके आ जाऊं, ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको इधर लेकर आ जाऊं, तो विलेय का ग्राम में भार बटे आयतन, क्या जो कि सामर्थ्य के बराबर आ रहा है, ध्यान से देखो मेरी बात को, क्या विलेय का भार बटे विलयन का आयतन क्या सामर्थ्य के बराबर है, बोलो है। तो अगर मैं यहां पर ये क्या है, विलेय का ग्राम में भार बटे आयतन क्या सामर्थ्य तो है, अगर मैं इन दोनों इनका अनुपात ज्ञात करना चाहूं, इसको इधर भेज दूंगा, तो मोलरता इंटू अणुभार भी विलयन का सामर्थ्य ही कहलाएगी। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने ये बन गया, ये तुम्हें ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला तो ये बन गया बेटा, दूसरा या विलयन की सामर्थ्य, विलयन की सामर्थ्य एस ज्ञात करने का एक फॉर्मूला। और अगर तुम्हें मोलरता पता हो, उसको आप विलेय के अणुभार से गुणा कर दो, विलेय का अणुभार, आप वहां पर उसकी सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला, ये हमने बना लिया पक्का। और या एक फॉर्मूला और होता है, देखो नॉर्मलता बराबर हम क्या जानते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और ग्राम तुल्यांक की जगह हम रखते थे विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार। हाँ या ना बोल यार, विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार इंटू आयतन। क्या ये ग्राम में भार है, क्या ये आयतन है, तो वापस से क्या ये मेरे पास विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का आयतन बन गया, जो कि मेरे सामर्थ्य होती है। अगर मैं सामर्थ्य का मान निकालना चाहता हूं, ई को एन से गुणा कर दूं, नॉर्मलता को तुल्यांक की भार से गुणा कर दूं, काम हो जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, विलयन की सामर्थ्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और आ गया, विलयन की सामर्थ्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और आ गया कि अगर आपको नॉर्मलता दे रखी हो तो आप तुल्यांकी भार से गुणा कर दो भाई साहब, तुल्यांकी भार से गुणा कर दो तो भी काम हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपकी सामर्थ्य को ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है,
मान लो ये 1 लीटर पानी की बोतल है, इसमें आपने जितना भी ग्राम में मात्रा है उनका अनुपात, मतलब विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का आयतन लीटर में, उनका अनुपात सामर्थ्य बताता है। या आपको मोलरता दे रखी हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं बता रखा है, आपको मोलरता दे रखी है और बोला गया कि फलाना कोई कंपाउंड है, मान लो आपको बोला गया 0.2 मोलर HCl, इसके सामर्थ्य बताओ। मोलरता दे रखी है, अब HCl का अणुभार मेरे को पता है, निकाल लूंगा, तो मोलरता को उसके अणुभार से गुणा कर देना, सामर्थ्य आ जाएगी। अच्छा, आपको क्या बोल रखा है, आपको मोलरता की बजाय नॉर्मलता दे गई, 0.2 नॉर्मल HCl, मुझे नॉर्मलता दे रखी है। हाँ, मुझे इसका तुल्यांकी भार निकालने में क्या दिक्कत, अम्ल है, अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालूंगा, अणुभार बटे N कारक, N कारक क्या होगा H+ के लिए, वैसे सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी आप इतना लिखो, ज्यादा गहराई पे मत जाओ, ठीक है, अभी आप इतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा गहराई में मत जाओ, आप ये लिख लो। ओके, ये 3 चीजें लिख ली हमने, अब आगे बढ़ते, और ये चीजें हो गई बेटा अपनी, इस पर क्वेश्चन लगाएंगे हम, आगे क्वेश्चन लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कहीं खाली जगह ना, यहां क्वेश्चन लगा लेते हैं हम। हाँ जी, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए ना कि हाँ सामर्थ्य का मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर आप, ठीक है। ओके, जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर सामर्थ्य का सिंपल सा मतलब, जैसे कि 250 ml विलयन में, 250 ml विलयन है बेटा, 250 ml विलयन में 125 ग्राम HCl उपस्थित है, तो विलयन की सामर्थ्य होगी। समझ में आया? टोटल 250 ml विलयन है, जिसमें मेरे क्या है 125 ग्राम HCl उपस्थित है, मेरे को इसकी सामर्थ्य ज्ञात करनी है। तो जरा देखो ध्यान से, सामर्थ्य ज्ञात करने का सूत्र, चूंकि सामर्थ्य, विलयन की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करना है, सामर्थ्य को S से प्रदर्शित करते हैं, हाँ या ना, तो विलयन की सामर्थ्य S बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार, हाँ या ना, बटे विलयन का आयतन, सिंपल V लिख दूं क्या, किसमें, लीटर में। बोलो, विलेय का ग्राम में भार कितना दे रखा है 125, बहुत बढ़िया, ये तो ग्राम में दे रखा है ना, बहुत बढ़िया। आयतन किस में दे रखा है, ml में, किस में दे रखा है, ml में, तो लीटर में बदलना पड़ेगा, हाँ बाबू साहब, तो यहां पर 1000 लगा दिए, अब वो लीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहां से ग्राम अभी मैं हटा देता हूं। ओके, तो 250 का 4 गुना 1000 हो गया, 250 500 हो गया, 500 ग्राम पर लीटर, ये मेरे पास आ गया। क्लियर हो गया? अरे बोलो, 250 500, हाँ, ये इसकी सामर्थ्य आ गई, 500 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 500 ग्राम रहेगा। समझ में आया क्या? सामर्थ्य निकालना कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कर सकते हो, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, बाकी सब सिंपल है, हाँ या ना। अब जरा देखो ध्यान से, ये कर लिया, अगला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ताकि आप सारी चीजों को क्लियर कर सके जी। 2.5 मोलर 2.5 मोलर H2SO4 की सामर्थ्य, H2SO4 विलयन की सामर्थ्य, विलयन की सामर्थ्य कितनी होगी ये बताओ। अब मेरे को 2.5 मोलर ये दे रखा है H2SO4, मुझे क्या ज्ञात करनी, इसकी सामर्थ्य ज्ञात करनी है। तो चूंकि सामर्थ्य S ज्ञात करने का सूत्र होता है मोलरता गुणा अणुभार, मोलरता दे रखी है तो मोलरता गुणा अणुभार, मोलरता कितनी दे रखी है 2.5
अणुभार H2SO4 का कितना होता है बच्चे? 98। इसको गुणा कर दो। 98 का दुगुना कितना होता है? 98 का 90 90 होते हैं 180 180 196। ठीक है, अरे यार सोल्व कर लेते हैं इसको। 196 में मैं शॉर्टकट में करना चाह रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 2.5 बोले तो 5/2 इंटू 98। ठीक है, ये कट जाएगा 49 बार। ठीक है, 9 पंजे 45, हाथ से लग जाएंगे 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 245 आया। सही बोल रहा हूं मैं? 245 आया। क्या आया बेटा? 245 विलियन की सामर्थ्य। सामर्थ्य की इकाई ग्राम प्रति लीटर। देख लो बच्चों, इस वाले सूत्र से भी किया, इससे भी किया। मोलरता गुणा अणुभार से भी हम सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ताकि आपको तीनों के तीनों सूत्र याद हो जाए और काम में आ जाए। 0.2 नॉर्मल 0.2 नॉर्मल NaOH विलियन की सामर्थ्य। आपको बतानी है कितनी होगी। फिजिकल में बेटा क्वेश्चन लगाओगे ना तो ही काम चलेगा। फॉर्मूला पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, हमने बढ़िया नोट्स बना लिए, काम नहीं चलेगा। जब तक तुम खुद से सवाल नहीं करोगे, फिजिकल में क्वेश्चन नहीं लगाओगे, मजा नहीं आएगा भाई। हाँ जी, तो हम चूंकि सामर्थ्य का एक और सूत्र जानते हैं, नॉर्मलता दे रखी हो तो नॉर्मलता में क्या करते हैं? नॉर्मलता को तुल्यांकी भार से गुणा करते हैं। नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार किसका? NaOH का। हाँ जी, S। नॉर्मलता 0.2 दे रखी है। तुल्यांकी भार क्या होता है? NaOH तो मेरा क्या है बेटा? क्षार है। बोलो, NaOH तो क्षार है। कितने OH माइनस देगा? 1। NaOH 1 OH माइनस देता है। तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अणु भार बटे, अरे यहां नीचे जगह कम है बेटा, नीचे जगह कम है। ठीक है, नीचे जगह कम है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। ये यहां पर। हाँ जी, अगर मैं तुल्यांकी भार ज्ञात करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे? अणुभार बटे N कारक, मतलब M/N कारक। हाँ जी, NaOH सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 40। 40 बटे 4 1 है। OH माइनस 1 ही तो है, तो 40 आएगा ना। तो यहां पे 40 से गुणा कर दो। ओके, 40 से गुणा कर दो, इसको सोल्व कर लो। बोलो, इसको 2 से गुणा करो, 80, ये आ गया 8 ग्राम प्रति लीटर। तो भाइयों, हमने तीनों सूत्रों की मदद से सामर्थ्य ज्ञात करना सीख लिया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। डोंट पैनिक, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कर सकते हो। चीजें आपको समझने में ही आएगी, बस आपको ये समझना है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मेरे को आयतन दे रखा था, ग्राम में भार दे रखा है, तो ग्राम में भार बटे विलियन का आयतन लीटर में होता है, तो सामर्थ्य निकालते हैं। मोलरता दे रखी तो मोलरता को अणुभार से गुणा करते तो भी सामर्थ्य निकालते हैं। नॉर्मलता को तुल्यांकी भार से गुणा करते हैं तो भी सामर्थ्य निकालते हैं। काम हो गया, मजा आ गया। अब अगला क्वेश्चन, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करो। तो पीपीएम पढ़ तो ले बेटा पहले। आओ जी, पीपीएम पर आ जाओ। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में भी यही बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इंग्लिश में भी पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। अच्छा, ये मिलियन का क्या लोचा है, मैं आपको बता दूं बेटा। 1 मिलियन, मिलियन कितने के बराबर होता है? जैसे कि हमने देखा होगा ना, अलग अलग यूट्यूब चैनल होते हैं, उनके सब्सक्राइबर होते हैं, इतना तो पता होगा। किसी के 1 मिलियन, किसी के 10 मिलियन, किसी के 15 मिलियन। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर
30 मिलियन, जितने भी हैं, तो 1 मिलियन में कितना होता है? किसी को आइडिया है? 1 मिलियन में होते 10 लाख। तुम में से बहुत सौ को आइडिया नहीं होगा, ठीक है। कोई 1000 बोल रहा होगा, कोई 10,000 बोल रहा होगा, कोई 1 लाख बोल रहा होगा, कोई 10 लाख सोच रहा होगा, कोई 1 करोड़ सोच रहा होगा, कोई 10 करोड़ सोच रहा होगा, ठीक है। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। कितने? 10 लाख। और 10 लाख का मतलब है 10 की घात 6, ठीक है। 10 की घात 1 के पीछे 6 जीरो। तो यहां पर प्रतिशत निकालते हैं प्रति 100 पर कि 100 में से कितने आए, और पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, मतलब 10 लाख में से कितने भाग में उपस्थित है, मतलब 10 लाख में से कितना, वो इसमें देखते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, जो विलियन बहुत ज्यादा तनु होते हैं, जैसे कि हमने पानी की बात कर लें, हम पानी की बात कर लें, हमारे घर पर नल का पानी आता है या टंकी का पानी आता है या ट्यूबवेल का पानी आता है, हम उसको पी लेते हैं क्योंकि हमें लगता है वो बहुत ज्यादा शुद्ध है, क्योंकि उसमें अशुद्धि बहुत बहुत ही कम लगती है। ओके, वो हमें फील ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धि बहुत बहुत कम मात्रा में घुली होती है। तो ऐसे विलियनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम पीपीएम का उपयोग करते हैं, जो अत्यधिक तनु होते हैं, ठीक है। जैसे कि हवा में फैली हुई दुर्गंध गैसें बहुत कम होती है। यार वातावरण बहुत बड़ा है, उसमें दुर्गंध वाली गैसें बहुत कम है। मतलब यह अत्यधिक तनु विलियनों, जैसे कि जल की कठोरता हो गई, जल में अशुद्धि हो गई, या वायु प्रदूषण हो गया, आदि की सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधि होती है पीपीएम। तो जरा देखो ध्यान से, फटाफट से इसका फॉर्मूला देखो। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम भार में भी ज्ञात कर सकते हैं, आयतन में भी ज्ञात कर सकते हैं, भार बटे आयतन में भी ज्ञात कर सकते हैं। पीपीएम ज्ञात करने के 3 सूत्र। भार, भार में अगर भार बार दे रखा हो तो क्या करना है, क्या करना है, जिसका ही भार पूछ रहा है बटा टोटल भार, अनुकूल बटा कुल गुणा 10 की घात 6, ठीक है। हाँ जी, विलेय का भार बटे विलियन का भार, सेम राशि में, अगर ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में रखना है, ठीक है, गुणा 10 की घात 6। एक सूत्र ये। हाँ जी, पीपीएम आयतन में विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन, गुणा 10 की घात 6। तो ये भी निकाल सकते हो, या पीपीएम भार बटे आयतन के रूप में भी आप निकाल सकते हो। विलेय का भार बटे विलियन का आयतन इंटू 10 की घात 6। जहां पर हम प्रतिशतता निकाल देते ना इन तीनों की, बस वहां जहां 100 से गुणा करते थे, यहां 10 की घात 6 से गुणा करना है, मतलब 10 लाख से गुणा करना है। ये 3 फॉर्मूले हमारे बन गए, ठीक है। ओके, अच्छा, कहीं पर पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन, ये तो पीपीएम होता है। अलग से नोट लिख लेते हैं छोटा सा, पार्ट्स पर बिलियन, ये क्या होता है, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन 10 की घात 9, ठीक है, वहां पे 9 जीरो लगती है, ठीक है। पार्ट्स पर बिलियन हो जाता है, वो होता है बेटा जैसे कि 1 बिलियन होता है 10 की घात 9 के बराबर, ये ध्यान रखना। 100 करोड़, हाँ जी।
इतनी चीजें क्लियर हो गई बेटा। तो भार के पदों में पीपीएम की मात्रा, पीपीएम में मात्रा ज्ञात करनी हो कर सकते हैं, भार बटे भार। आयतन में ज्ञात करनी हो कर सकते हैं, भार बटे आयतन में करनी हो कर सकते हैं, गुणा 10⁻6 करना है और कुछ नहीं करना। आंसर आ जाएगा भाई साहब, आ जाएगा। देखो ध्यान से ये क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 500 ग्राम टूथपेस्ट दे रखा है, उसमें 0.2 ग्राम फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड की पीपीएम में सांद्रता क्या होगी? तो यार जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, हमें जानते हैं पीपीएम बराबर क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटे विलियन का भार, विलियन का भार गुणा 10⁻6। तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी है ना भाई साहब। टूथपेस्ट मेरा विलियन है, उसमें फ्लोराइड विलेय है, ठीक है। 0.02 ग्राम 500 ग्राम में घुला हुआ है, तो 0.02 बटे 500 कर दो, गुणा 10⁻6 कर दो, काम हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे 100 लगा दिए, ठीक है। 16 करा, ऊपर 2 गुणा 10⁻6। क्या मैं 500 को 5 गुणा 10⁻2 लिख सकता हूं? 5 गुणा 100, ओके। तो 5 गुणा 100, ये 2 जीरो और 2 जीरो 10⁻4 हो गई। तो फिजिक्स में तुम अभी काटना सीख रहे हो, तो 10⁻4 से 10⁻6 कटे तो 10⁻2 बचे, तो ऊपर बच जाएगा 2 गुणा 10⁻2 बटे 5। 10⁻2 का मतलब 100। 5 20 से 20 पंजे 100, 40 पीपीएम आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? अरे सब बच्चों को क्लियर हो रहा है ना? 40 पीपीएम आ जाएगा, 250 नहीं आएगा रसगुल्लो, 40 नहीं सर छमछम। अच्छा हाँ, 5 से 100 छमछम 20 बार, ठीक है। तो 40 पीपीएम आ जाएगा इसका आंसर। तो सांद्रता पीपीएम के पदों में भी आप ज्ञात कर सकते हो। डन डना डन डन, वेरी गुड। आगे निपटाते हैं। अब विलियन H2O2 की आयतन सामर्थ्य, H2O2 की आयतन सामर्थ्य, H2O2 की आयतन सामर्थ्य, ये अलग से टॉपिक आता है तुम्हारे। हाँ जी, अरे टेंशन मत ले बेटा लवकेश राजपुताना, बेटा तू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, तू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लवकेश। हाँ जी, अब H2O2 की विलियन की आयतन सामर्थ्य अगर हमें ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करें, उसके बारे में कैसे चर्चा करें, वो सब हम देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे। हाँ जी, H2O2 विलियन की आयतन सामर्थ्य क्या होती, किसी को पता है? अब H2O2 क्या होता है बेटा? H2O2 होता है, ठीक है, H2O2 एक यौगिक है, सब जानते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ जी, तो H2O2 का अगर मैं 1 लीटर ले लूं, 8 STP या NTP, STP या NTP पर H2O2 के 1 लीटर से कितना मुझे O2 का लीटर में आयतन मिलेगा, वही उसकी आयतन सामर्थ्य कहलाती है। समझ में आया? नहीं आया होगा तो तुम्हें यह बोला गया है बेटा देखो आयतन सामर्थ्य क्या होता है। 1 लीटर मेरे पास H2O2 है, 1 लीटर H2O2 से कितना लीटर O2 मिलेगा, बस उसी को बोलते हैं इसकी आयतन सामर्थ्य। खत्म? तो जरा देखो ध्यान से, ये चीज तो लिख लो। STP या NTP पर, STP या NTP पर 1 लीटर H2O2 से प्राप्त O2 की लीटर में मात्रा ही H2O2 की आयतन सामर्थ्य कहलाती है, कहलाती है। समझ में आया?
1 लीटर मेरे पास H2O2 है, इससे कितना लीटर मेरे को O2 मिल रहा है, बस वही काम है। जैसे कि गाड़ी का माइलेज, हम गाड़ी का माइलेज कैसे देखते हैं कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है, वही गाड़ी का माइलेज है। भाई हम माइलेज को कैसे बोलते हैं कि भाई मेरी गाड़ी तो ना पता है 50 किलोमीटर का माइलेज दे रही है, मेरी गाड़ी तो ना पता 80 किलोमीटर का 80 का माइलेज दे रही है, मेरी गाड़ी तो ना 60 का माइलेज दे रही है। तो H2O2 क्या बोलता है, मेरे तो 30 का माइलेज दे रही है, 20 का माइलेज दे रही है, 10 का माइलेज दे रही है। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर H2O2 से मेरे को 20 लीटर O2 मिल रही है, मेरे को 10 लीटर मिल रही है, मेरे को 3 लीटर मिल रही है, मेरे को 4 लीटर मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर सामर्थ्य को आप माइलेज से कंपेयर कर सकते हो कि कितना ये दे सकता है। ठीक है, 1 लीटर में कितनी चलेगी मेरी पल्सर, 1 लीटर में कितनी मेरी बुलेट चलती है, 35 का 40 का माइलेज देती है ना। तो बस वही यहां पर है, 1 लीटर H2O2 से कितना लीटर मेरे को मिलेगा, बस वही है यहां पर सामर्थ्य, जब इसको हम विघटित करवाते हैं। तो यहां पर आएगी एक अभिक्रिया, H2O2 टूटेगा तो O2 मिलेगा। तो आओ जरा देखो ध्यान से अभिक्रिया। H2O2 को जब हम तोड़ते हैं बेटा तो ये देता है H2O प्लस O2, H2O प्लस O2। अब जरा देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, उधर भी 2, ऑक्सीजन कितने, 2, इधर 2 और 1 3। समझ में नहीं आया कुछ? तो अब मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यार इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल सा, यहां 2 से गुणा कर दो, हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2, यहां 2 से गुणा कर दो, ताकि हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 4, 2 ऑक्सीजन यहां, 2 यहां, हो गए बैलेंस। तो ये ऐसे विघटित होता है। जब हम H2O2 को ब्रेक करते हैं तो बेटा वो इस तरीके से टूटता है। समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर इसके रस समीकरण मिति गुणांक देखो। अरे अगर 2 ये लूंगा तो 2 ये बनेगा और 1 ये बनेगा। ये गुणांक देखो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, इन शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर ध्यान दो। अगर मैं इसका 2 मोल लूंगा तो इसका 2 मोल बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा, हाँ या ना? अगर इसका मैं 2 लीटर लूंगा तो इसका 2 लीटर बनेगा और इसका 1 लीटर बनेगा, हाँ या ना? अगर इसके मैं 2 अणु लूंगा तो इसके 2 अणु बनेंगे और इसके 1 अणु बनेंगे, हाँ या ना? तो अगर मैं यहां पर बोलूं, अगर मुझे इसका 1 लीटर बनाना है तो इसका 2 लीटर लेना पड़ेगा, मतलब जस्ट आधा मिल रहा है ना। अगर मैं इसका 3 लीटर बनाता तो यहां 1.5 मिलता, 4 लीटर बनाता तो 2 बनता, 10 लीटर लेता तो 5 लीटर बनता, 100 लीटर लेता तो 50 लीटर मिलता। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो ये हमें शास्त्रों में दिया गया है। मान लिया हमने कि H2O2 की आयतन सामर्थ्य X लीटर है। X देखो ध्यान से, ये हमें पता चल गया। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर हमें बहुत चीजें कैलकुलेट करनी होती है बेटा। आपसे बोला जाए कि तुम H2O2 की नॉर्मलता ज्ञात करो, तुम H2O2 की मोलरता ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे? तो वो यहां से सीखना है। तो जरा देखो ध्यान से, ये हमें शास्त्रों में दी गई बात तो पता चल गई। माना H2O2 की आयतन सामर्थ्य आयतन सामर्थ्य कितनी है? आयतन सामर्थ्य मैंने मान ली X आयतन है। अब मतलब 10 किलोमीटर का माइलेज दे रही है, 5 किलोमीटर का, मान लिया मैंने X आयतन मेरे को मिल रहा है। H2O2 की आयतन सामर्थ्य X है, मतलब X लीटर H2O2, X लीटर O2 मिलती होगी। भाई H2O2 की आयतन सामर्थ्य अगर X है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये समझ में आ रहा है कि मेरे को X लीटर O2 मिल रही है NTP या STP पर। अर्थात NTP या STP पर 1 लीटर से X लीटर मेरे को ये मिल रही है। ठीक है, NTP या STP पर X लीटर O2 प्राप्त होती है। समझिएगा बच्चों,
मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूं? अगर मेरे को क्वेश्चन में बोला जाए मोलरता ज्ञात करो, किसकी? H2O2 की। समझना मेरी बात को। ये प्रक्रम हम कर क्यों रहे हैं? सर क्यों करवा रहे हो? हमें समझ में तो आता है क्या, लेकिन आगे क्यों बढ़ रहे हो आप? रुक जाओ ना, थम जाओ। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि H2O2 की आयतन सामर्थ्य इतनी इतनी है, बताओ इसकी मोलरता कितनी होगी। तब कैसे करेंगे? मोलरता के सूत्र में तो विलेय के मोल आते हैं। विलेय तो मेरा वही है, स्टार्टिंग मटेरियल। अब इसके मोल ज्ञात करने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो यहां पर H2O2 की आयतन सामर्थ्य अगर X आयतन है, अर्थात X लीटर मेरे पास O2 प्राप्त होते हैं, तो यार यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्या मैं O2 क्या आयतन दे रखा है मेरे को? ये 1 मोल का आयतन मेरे को दे रखा है। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, चीजों को समझो जरा, चीजों को जरा समझना यहां पर। अतः O2 के मोल, मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मोल कैसे ज्ञात करूं? ध्यान से देखो, मोल ज्ञात करने के मैंने 3 सूत्र बताए थे। ग्राम में भार बटे अणुभार, कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, एसटीपी या एनटीपी पर आयतन बटे 22.4। कौन सा सूत्र काम आएगा? तीसरा वाला। O2 गैस का हमें आयतन दे रखा है X लीटर, बटे 22.4 से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे O2 के मोल मिल जाएंगे? हाँ या ना बोलो? बिल्कुल मिल जाएंगे। एसटीपी या एनटीपी पर O2 के मोल बटे, सॉरी मोल थोड़ी, आयतन, O2 का आयतन बटे 22.4। हाँ या ना? आयतन ऊपर लीटर में, ठीक है, लीटर में। हाँ जी। तो यार O2 के मोल कितने आ गए? बस O2 के मोल आ गए सर X बटे 22.4, क्योंकि हमें पता है O2 का आयतन हमें X माना है हमने, अर्थात एनटीपी या एसटीपी पर X लीटर प्राप्त होती, तो मोल निकाल लिए। तो O2 के मोल आ गए। अब जरा देखो भाई साहब, देखो 1 मोल मिलता है 2 मोल से, तो अगर इसके मोल हमारे पास X/22.4 है तो उसके मोल निकाल सकते हैं। चूंकि 1 मोल O2 कितनों से मिलता है? 2 मोल H2O2 से प्राप्त होता है। भाई 1 मोल मिल रहा है इतने से, तो इसलिए X/22.4 मोल O2 कितने से प्राप्त होएगा? जस्ट डबल से। X से 2 मिल रहा है, मतलब 1 मिल रहा है 2 से, तो ये इतना डबल हो जाएगा ना। तो 2 इंटू X/22.4 मोल H2O2, तो मेरे को H2O2 के मोल मिल गए। भाई H2O2 के टोटल मोल इतने होते, तो क्वेश्चन में आएगा तो सीधा हम इस तरीके से रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? मैं क्यों करवाना चाह रहा हूं इनको, ठीक है। एक चीज करवाऊंगा, मोलरता निकलवाऊंगा, बस फिर काम हो जाएगा। हाँ जी, ये आगे बेटा। यहां पर अतः H2O2 के मोल हमने निकाल लिए, H2O2 के मोल निकाल लिए। भैया मोल कितने आ गए? ये 2 से कट गया, X बटे 11.2, ये H2O2 के मोल आ गए। अब मोल को H2O2 के मोल बटे विलयन का आयतन, मोलरता ज्ञात हो गई ना लल्ला, तो क्यों मचा रहा है हल्ला? अतः H2O2 की मोलरता हम ये ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, और आयतन तो हमने 1 लीटर लेके चल रहे हैं हम। विलयन का आयतन ठीक है, तो मोलरता M बराबर विलेय के मोल X/11.2, विलयन का आयतन 1, तो मोलरता कितनी आ गई? X/11.2। ऐसे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन करवाता हूं।
तो ये करवाने के पीछे एक ही पर्पज है मेरा कि जब भी हमारे सामने H2O2 की सामर्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम उसको कर सकें, क्योंकि आप जब इन क्वेश्चंस को लगाओगे ना तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो एक बार मैंने इसको सोल्व करवा दिया, तो आपको बोला जाए कि H2O2 की आयतन सामर्थ्य इतनी है, इसका मतलब ये है कि उससे इतनी O2 प्राप्त हो रही है। तो जितनी O2 प्राप्त हो रही है उस हिसाब से O2 के मोल निकाल लो। O2 के मोल H2O2 के जस्ट आधे हैं, तो H2O2 के मोल उसके दुगने हो गए, मोल पता चल गया, मोलरता निकाल लिया। नॉर्मलता पूछता वो भी निकालते, समझ में आ गया। तो ये उसका प्रोसीजर होता है जो आपको ऐसे सोल्व करना होता है, समझ में आया। ओके, अब जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन है, यहां पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सोल्व करते हैं रसगुल्लो। इतना नोट डाउन हो गया। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से क्वेश्चन में, अरे 21 हो गए क्या यार, टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। हाँ जी, फटाफट देखो, 5 लीटर विलयन में H2O2 की आयतन सामर्थ्य ज्ञात करो जिससे एनटीपी पर O2 के 100 लीटर प्राप्त होते हैं। बताओ जरा, देखो ध्यान से, ये तो विलियन के मोल थे ना बेटा, किसके, अरे बाबू कहां गया, देखो ध्यान से देख लो, दोबारा से ध्यान से देख लो। H2O2 की आयतन सामर्थ्य में ज्ञात करनी है, H2O2 की आयतन सामर्थ्य, ठीक है, ये कहला लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि x लीटर यहां पर O2 प्राप्त होता है, ठीक है, ओके, हाँ जी। तो हमने मोल ज्ञात कर ली, H2O2 के मोल आ गए। H2O2 ही तो था हमारे जो अभिक्रिया में भाग ले रहा था, यही तो हमारी अभिक्रिया में भाग ले रहा था। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसकी मोलरता कितनी होगी तो आप इसकी मोलरता निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर हमने इसके मोल ज्ञात कर लिए। ये H2O2 के मोल आ गए, H2O2 के मोल आ गए, H2O2 के मोल आ गए, मोल को आयतन से डिवाइड कर दिया, मोलरता आ गई। 22.4 कहां से आया, अबे नालायक, 22.4 एसटीपी पर आयतन बटे 22.4 सूत्र होता है बेटा, सूत्र से आया। अनामिका जी, अच्छा अनामिका जी, बेटा इस सूत्र में होता है एनटीपी, या अगर आपको क्या करना है, मोल ज्ञात करना है तो उसके 3 सूत्र होते हैं, 3 सूत्र होते हैं। पहला ग्राम में भार बटे अणुभार, दूसरा कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, तीसरा एसटीपी या एनटीपी पर आयतन बटे 22.4, तो वहां से आया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ बेटा, अनामिका जी क्लियर करो। हाँ जी, और संडे को तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट में क्या आएगा, मोल कॉन्सेप्ट पूरा आएगा, और दूसरा सांद्रता वाले पार्ट का क्वेश्चन आएगा। हाँ जी यार, सॉल्यूशन वाले चैप्टर की बेटा बना रहा हूं ना, मैं बना रहा हूं यार, बना रहा हूं। हाँ तो लड़कों से तो बुरा बोला जाता है ना बेटा, ठीक है। हाँ जी, 5 लीटर विलयन में H2O2 की आयतन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए जिससे एनटीपी पर O2 के 100 मोल प्राप्त, 100 लीटर प्राप्त होते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो भाई, आयतन H2O2 की आयतन सामर्थ्य क्या होती है, 1 लीटर से कितना लीटर O2 मिलता है, 1 लीटर से कितना लीटर O2 मिलता है वही उसकी आयतन सामर्थ्य होती है। तो चूंकि 5 लीटर H2O2 से प्राप्त O2 का आयतन कितना है बेटा, 100 लीटर, तो 1 लीटर से निकालना है ना हमको, तो वही आंसर होएगा। इसलिए 1 लीटर H2O2 से एनटीपी पर प्राप्त O2 का आयतन, भाई हमने 5 लीटर पेट्रोल भरा लिया, 5 लीटर पेट्रोल में, 5 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 100 किलोमीटर चली, तो माइलेज कितने का दिया ये पूछ रहा है। तो 1 लीटर में कितनी चली फटाफट से, अरे 20 का माइलेज दे रही है यार मेरी गाड़ी, तो यार मेरी गाड़ी तो 20 का माइलेज दे रही है ना। 5 लीटर पेट्रोल डलाया, 100 किलोमीटर चली, तो 1 किलोमीटर में 100/5, डंडना डंडन,
तो वही है 5 लीटर में 100 लीटर मेरी O2 बन रही है, तो 1 लीटर में 20 लीटर बन रही है, खत्म बात। ये इसकी सामर्थ्य है। मतलब 1 लीटर H2O2 की कीमत तुम क्या जानो, ऑक्सीजन बाबू। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। हो गया क्या? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। देखो क्या क्या चीजें। पहला पॉइंट लिखना है इनको बेटा, लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिसमें पहला पॉइंट लिखो, अत्यधिक तनु, जैसे अत्यधिक तनु विलयनों जैसे ही वातावरण में अशुद्धियां, समुद्री जल में उपस्थित लवण की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करते हैं, क्योंकि वहां पर घुली हुई सांद्रता बहुत कम होती है, तो उनके लिए पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, काम की बात, वे सांद्रता पद जिसमें आयतन होता है वे ताप पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, जिसमें आयतन होता है वे आयतन पे नहीं, वे ताप पर डिपेंड करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है बेटा? ताप। वे सांद्रता पद जिसमें आयतन आता है, जैसे नॉर्मलता, विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का भार, मोलरता, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशतता, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, भार बटे आयतन प्रतिशतता, विलय का भार बटे विलयन का भार। इन सब में फॉर्मलता में भी आता है, फॉर्मलता में होता है विलय के ग्राम सूत्रभार बटे विलयन का आयतन, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, आयतन प्रतिशतता, वेट बाय वी प्रतिशतता आदि ताप पर डिपेंड करते हैं। जिनमें आयतन नहीं आता, मोललता, मोललता, विलय के मोल बटे विलायक का भार, मोल अंश में कहीं पर भी आयतन का जिक्र है ही नहीं, स्वयं के मोल बटे कुल मोल, W बाई भार बटे भार प्रतिशतता, ये ताप से स्वतंत्र होते हैं, ताप पर डिपेंड नहीं करते। अच्छा सर, जिनमें आयतन है वो ताप पर डिपेंड काहे करते हैं? क्योंकि बच्चों आगे हम पढ़ेंगे PV बराबर nRT, V का मतलब आयतन, अगर आयतन चेंज होगा तो T चेंज होगा, T मतलब टेम्परेचर। अभी के लिए इतना ही जान लो बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब क्वेश्चन कर लो, अब क्वेश्चन कर लो और आंसर इसका बताओ। हाँ जी, आज बेटा जितना मैं यहां पे लेकर आया हूं उतना करवाना है। ये करवाऊंगा, ये क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर विलेयता पढ़ाऊंगा, फिर खत्म। ठीक है, हाँ जी, 2 क्वेश्चन करेंगे अपन, फिर उसके बाद विलेयता थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर खत्म। हाँ जी, तो कोई बच्चे चिल्ला चोट ना मचाए कि सर छोड़ दो ना, सर 8 बजे तक पढ़ाओ ना। जितना होगा उतना कर लेंगे, फिर बाकी अगले दिन कर लेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, इतना हो गया। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करना है। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, एक मोलल जलीय विलयन में घुलित विलय के मोल प्रभाज ज्ञात करो। क्या दे रखा है? मोललता। तो दिया है सॉल्यूशन, दिया है मोललता। क्या दे रखा है? मोललता। कितनी दे रखी है? 1 मोलल। तो क्यों ना मैं मोल प्रभाज ज्ञात करना। अब तुम दिमाग चलाओ, मुझे मोल प्रभाज ज्ञात करना है। मोल प्रभाज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? स्वयं के मोल बटे कुल मोल। तो कहीं ना कहीं मुझे मोल निकाल लेने चाहिए। हाँ या ना बोलो जनता, हाँ या ना? चाहिए। तो 1 मोल जलीय विलयन मतलब पानी पानी है। हाँ जी, तो चूंकि मोललता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। अब रुक जाना बेटा, विलयन का आयतन। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, इसका मान 1 कब आया होगा?
कि भाई एक मोलल विलयन है, तो परिभाषा क्या होती है मोललता की? मोललता की परिभाषा होती है ठीक है, करेक्ट कर दिया मैंने। मोललता की परिभाषा होती है कि एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या मेरी बात जानते हो सब बच्चे? परिभाषा ये बोलती है कि 1 किलोग्राम में कितने विलेय के मोल है, वही मोललता है। और ये एक कब आएगा? जब 1 किलोग्राम में 1 मोल हो। अरे इसका मान एक कब आएगा? जब नीचे वाला 1 किलोग्राम में 1 मोल रखता हो, तो मोललता एक आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, ये हम जानते हैं, ये मैंने आपको ऐसे लिखा दिया। ठीक है, हाँ जी। चूंकि विलयन एक मोलल है, अर्थात 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम जल में 1 मोल विलेय उपस्थित है, विलेय है। तो काम हो गया। विलेय के मोल तो मेरे को पता चल गया भैया, विलेय के मोल तो एक है, मेरे को बस विलायक के मोल पता चल जाए तो काम होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया क्या? तो विलेय के मोल आ गए भाई साहब मेरे पास 1। अब विलायक कौन है? जल है। तो विलायक के मोल ज्ञात करने हैं मेरे को। विलायक के मोल ज्ञात करने का सूत्र ग्राम में भार बटे अणुभार। विलायक का ग्राम में भार 1000, अणुभार विलायक बोले तो जल का अणुभार 18, जल का अणुभार 18, तो 1000 बटे 18। तो हल करोगे 55.55 आता रहेगा। ये मोल आ गए विलेय के मोल, विलायक के मोल। विलेय का मोल प्रभाज पूछा है, इधर जगह नहीं है, ऊपर लिख दूं। हाँ जी, तो विलेय के मोल प्रभाज आ जाएंगे। सूत्र क्या होता है? स्वयं के मोल बटे कुल मोल। स्वयं का मोल 1, कुल मोल 1 प्लस 55.5, तो बराबर होता है 1 बटे 56.5। 1 में 56.5 का भाग लगाओ, आंसर आएगा 2। ठीक है, 0.0107 यही आ रहा होगा। अच्छा, 177 ये आ गया मोल प्रभाज। मात्रक नहीं होता। ठीक है, खत्म। चमका या नहीं चमका? चमका या नहीं चमका? अरे 1 मोल का मतलब क्या है कि गुरुजी, 1 मोल का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल उपस्थित है। तो विलेय के मोल पता चल गए। विलायक का भार, तो विलायक का ग्राम में भार बटे अणुभार, विलायक के मोल पता चल गए। विलेय के मोल, विलायक के मोल, तो मोल प्रभाज आएगा। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अगला प्रश्न, हाँ जी, मोलरता वाला। 120 ग्राम यूरिया 100 ग्राम पानी में घोला गया है, जिसका घनत्व इतना है। फाइनली इस विलेन की मोलरता याद करो। तो कैसे करेंगे? तो दिया है यूरिया का भार कितना? 120। क्या ये मेरा विलेय है? किसमें घोला गया है? 1000 ग्राम पानी में घोला गया है 1 किलो में। ठीक है, हाँ या ना? इसका अणुभार दे रखा है 60 ग्राम। बहुत बढ़िया। हाँ जी, जल मेरा क्या है? विलायक है। विलायक का भार दे रखा है कितना? 1000
ग्राम। हमें ज्ञात क्या करना है? मोलरता। ज्ञात क्या करना है? मोलरता। अब मोलरता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? विलेय के मोल बटे आयतन लीटर में। किसका आयतन? विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन दूर दूर तक देख रहा हूं, दिख ही नहीं रहा, तो आयतन कैसे याद करें? आयतन कैसे याद किया जाए? क्या होगा इसका आयतन है? कैसे याद करेंगे? तो आयतन के लिए हमें घनत्व दे रखा है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान किसका? विलयन का। ये विलेय है, ये विलायक है, तो विलयन का भार निकालना पड़ेगा। तो मुझे विलेय का भार प्लस विलायक का भार ऐड करके मैं विलयन का भार निकाल लूंगा। विलयन का भार पता चल गया, अर्थात द्रव्यमान पता चल गया। घनत्व है तो आयतन आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो विलयन का भार। अरे मैं कोई भी काम क्यों कर रहा हूं उसके पीछे सोचो कि सर ने ये क्यों किया। क्योंकि हमारे सूत्र की रिक्वायरमेंट है कि यहां मुझे आयतन रखना है, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोचपोच तो करना पड़ेगा। तो यार विलायक का भार, मेरे को विलयन का भार निकालना है। विलेय प्लस विलायक का भार, ये 120 ग्राम प्लस 100 ग्राम, 1000 ग्राम बोले तो 1120 ग्राम आ गया। हाँ जी, ओके, क्लियर हो गया? हाँ जी। चूंकि घनत्व मुझे निकालना है विलयन का, तो घनत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? द्रव्यमान बटे आयतन करना पड़ेगा। और आयतन, द्रव्यमान भी किसका? विलयन का रखूंगा और विलयन का आयतन ज्ञात कर लूंगा। तो मुझे विलयन का आयतन ही तो सूत्र में चाहिए, तो आयतन ज्ञात करने के लिए क्या द्रव्यमान बटे घनत्व कर दूं क्या? तो वहां से आयतन निकल जाएगा। ठीक है, ये अलग से आपके लिए प्रोसेस। हाँ जी, हमारे को तो ये चाहिए था, ये पता चल गया। हमें क्या निकालना है? मोलरता। अतः मोलरता ज्ञात करने का सूत्र विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। हाँ जी, मोलरता। हाँ जी भाई साहब, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन बोलो ना यार, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा तो बनाओ। विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार मोल निकाल लूंगा। ग्राम में भार 120, अणुभार 60 दे रखा है। आयतन रखना है। आयतन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? घनत्व को बटे में लाना पड़ेगा द्रव्यमान के। द्रव्यमान विलयन का कितना? 1120 बटे घनत्व कितना? 1120 ग्राम में। किसमें? ग्राम में। ठीक है, तो 1120 बटे 1.15, तो ग्राम, और ये ग्राम पर ml में, तो कहीं ना कहीं ml में आयतन आएगा, तो इंटू 10 की घात 3 करना पड़ेगा। तो हल कर लो, 60 से कट गया 120 2 बार, बोलो तो ऊपर क्या बच गया? 2 बच गया। 1.15 ऊपर चला गया, 1.15 ऊपर चला गया। बटे में क्या बच गया? 1120 बच गया, गुणा में 1000 बच गया। तो दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 2 अंक, बटे में 2 जीरो लगाया, तो 2 जीरो से 2 जीरो छमछम, 1 जीरो से 1 जीरो छमछम, 2 गुणा 115, 230 बटे 112, 230 बटे 112 बच गए, और जो काटने पर वापस से 115 बटे 56 बच गए। 115 बटे 56, 156 का दुगुना होता है 112, 56 का दुगुना होता है 112, तो 2 से बड़ा मान। 0.5 कैंसिल, 1.2 खत्म। अरे भैया इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आगे कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। 56 का दुगना होता है 112, तो 2 से बड़ा मान आएगा 2.05 मोलर। हाँ या ना? बोलो जी बोलो, क्या हमने इसको सोल्व कर लिया
और आंसर पर टिक कर दिया, हो गया हमारा ये प्रोसेस भी कंप्लीट। अब सोल्यूबिलिटी, विलेयता पर हम आए। सोल्यूबिलिटी हम पढ़े उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है? वो छोटी सी चीज क्या है कि मोललता और मोलरता में संबंध क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ना चाहिए ना, अच्छी बात है। हाँ जी, तो ये हेडिंग डाल लो, छोटा सा हेडिंग डाल लो ताकि आपको ये सूत्र काम आएगा। मोललता स्मॉल m एवं मोलरता कैपिटल M में संबंध ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ तो कहलाता है, देखेंगे अभी हम, ठीक है? हाँ जी भाई साहब, मोललता और मोलरता में संबंध क्या होता है, किसी को पता है? पता ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार, और मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो यहां पर एक डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए। मोललता बराबर होता है 1000 गुणा मोलरता डिवाइड में 1000 गुणा घनत्व, डी का मतलब घनत्व, माइनस मोलरता गुणा मोलिक्यूलर वेट विलेय का। ये सूत्र होता है, ये सूत्र आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचा देगा। मोलरता दे रखा हो तो मोललता ज्ञात कर सकते हो, जहां स्मॉल m मोललता है, कैपिटल M मोलरता है, स्मॉल d घनत्व है विलयन का, ओके? ये मोलिक्यूलर वेट, विलेय का अणुभार, अणुभार है। जैसे कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन बोल दिया, आपसे बोल दिया भाई साहब कि मेरे को दे रखा है यहां पर 2 मोलर NaOH, 2 मोलर NaOH है, इसका घनत्व इतना इतना है, इसकी मोललता ज्ञात करो। तो भैया मोलरता को यहां रखना पड़ेगा, यहां घनत्व रखना पड़ेगा, यहां पे जो भी अणुभार है NaOH का वो रखना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, फिर मोललता आएगी। समझ में आ गया? अरे आ गया, आया कि नहीं आया? आया, ठीक है? सोल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया? अब यहां से एक छोटी सी बात मैं आपको कवर करवाना चाहता हूं। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां पर एक छोटी सी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि घनत्व 1 हो, अगर घनत्व का मान 1 कर दूं तो क्या मोललता और मोलरता समान आएगी या कुछ अलग आएगी? इस पर हम चर्चा करते हैं। यहां पर एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। समझिएगा बच्चों, समझिएगा, छोटी सी बात है लेकिन मोटी बात है। यदि D बराबर कितना हो? 1 हो, D बराबर कितना हुआ? 1 ग्राम प्रति ml हो तो m का मान यहां पे पुट करो, ठीक है? ओके, तो अगर ये 1 हो गया तो यार यहां पर क्या हो जाएगा? ये हमारे पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा। तो यहां पर आप कुछ और चीजें और अच्छे तरीके से देख सकते हो। यदि D का मान 1 हो जाए तो फिर आपको इस फॉर्मूले को ही लगाना है, ओके?
और इस फॉर्मूले में और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। एक दो पॉइंट मेरे को और याद था, भी कुछ एक पॉइंट स्लिप हो रहा है, तो मैं आपको ना उसको क्वेश्चन के जरिए, मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा ताकि आपका ना वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है, शायद उसमें कुछ और डेटा था, ये तो अपन ने कर लिया, कुछ और चीज हो तो अपन उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खैर, तो ये हमारे पास मोलरता और मोलरता में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ओके। अब आती है विलेयता वाली बात, लास्ट बात, फिर खत्म करते हैं इसको, ठीक, ओके। हाँ जी, सोल्युबिलिटी क्या है? सोल्युबिलिटी क्या है? मैंने क्या लिया, पात्र लिया, पात्र में पानी भर दिया, ठीक है, ओके। अब उसमें मैं कोई चीज घोले जा रहा हूं, घोले जा रहा हूं, घोले जा रहा हूं, घोले जा रहा हूं, घोले जा रहा हूं। अगर मैं, जैसे कि देखो, मैंने मान लो उसमें चुटकी भर पानी, नमक डाल दिया, वो घुल सकता है, शायद थोड़ा ज्यादा डाल दूंगा तो शायद न घुले, उसको गर्म करना पड़े। तो बस वही है विलेयता। क्या? किसी विलयन में विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो कि उस विलायक की विशेष मात्रा में नियत ताप पर घोली जा सके, विलेयता कहलाती है। क्या मैंने बोला? कि किसी विलयन में विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो कि विलायक की एक दी गई क्वांटिटी में नियत ताप पर घोली जा सके, विलेयता कहलाती है। समझ में आ गया? तो यही है विलेयता। विलेय की वह मैक्सिमम अमाउंट जो कि सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम डिसोल्व कर सकें, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, विलेयता कहलाती है। और विलेयता किसके ऊपर डिपेंड करती है? विलेय पदार्थ कौन है, हम घोल किसको रहे हैं, ओके। विलायक की प्रकृति पर, हम घोल किस में रहे हैं, टेम्परेचर पर और दाब पर डिपेंड करती है, ये लिख लो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मेरे पास जल है, अब जल में मैं शक्कर घोल रहा हूं और जल में मैं एल्कोहल डाल रहा हूं, तो मुझे पता है एल्कोहल और जल दोनों लिक्विड अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, शक्कर थोड़ी कम घुलेगी, तो कहीं ना कहीं विलेय के ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही, हम किसको डाल रहे हैं, है ना। अगली बात, अच्छा दूसरी बात, ये तो हमने देखा विलेय के ऊपर डिपेंड कर रही। अब विलायक, जैसे कि मान लो मैंने कुछ केमिस्ट्री के नाम लेता हूं, जैसे कि एंथ्रासीन होता है और नेफ्थेलीन होते हैं, ये जल में नहीं घुलते, इनको बेंजीन में आसानी से घोला जा सकता है। जबकि मैं बात करूं, शक्कर हो गई, ग्लूकोज हो गया, पानी में आराम से घुल जाता है। तो मतलब विलायक के ऊपर भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर, जैसे कि नमक थोड़ा डालेंगे घुल जाएगा, लेकिन ज्यादा नमक को मेरे को घोलना है तो जल को गर्म करना पड़ेगा, फिर घुलेगा। तो ताप के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कुकर में तुरंत दाल पक जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे तरह से घुल जाती है, घुल जाने का मतलब विलेयता। ओके, तो क्या यार ये पॉइंट हमने कवर कर लिया? तो यहां पर आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। हाँ, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। तो ये चीजें समझ में आई? ओके दिव्यांशी, हेलो जी हेलो। इसी के साथ आज की क्लास का यहीं पर। सर मेरा माइंड पता ना क्यों हैंग हो गया। बेटा तुम 12 बजे से पढ़ रहे हो ना यार, तो हो सकता है। ओके 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 ओके। अब देखो आप तो यार घर पे ही हो, मुझे घर जाना पड़ेगा, है ना। आप तो भी घर पे ही हो, कितना बढ़िया है। देखो घर बैठ करके पढ़ाई करने का कितना अच्छा आनंद है, कितने बजे पढ़ लो कोई टेंशन नहीं है। दिमाग में ये टेंशन तो नहीं है कि यार रात को ना मेरे को ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रात को मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, सड़कें खाली तो नहीं मिलेगी, सुनसान गलियों में तो नहीं भटकना। कितनी बढ़िया फायदा है, घर बैठ करके कितनी अच्छी पढ़ाई हो पा रही है। कोई ये दिमाग में ये लोड नहीं है कि मेरे को रात में घर पे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितनी अच्छी बात है। तो ऑनलाइन पढ़ाई कहीं ना कहीं बाकी चीजों से ज्यादा बेटर होती है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है ऑनलाइन वाला कंटेंट। अब आपकी कोचिंग छूटी और बच्चे धड़ाधड़ निकल रहे, साइकिल से
घर पे पहुंच रहे हैं हाँफते हाँफते, फिर घर पे जाके ठंडी ठंडी एकदम कड़क कड़क रोटियां जो सूख करके कड़क हो चुकी वो खा रहे हो, कितना बुरा लगेगा। ठीक है, घर पर रह करके बढ़िया से पढ़ाई करने से बढ़िया और कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो अच्छे सारे रूम पर रहते हैं सर। ओके ओके, नागेंद्र गोस्वामी कैसे लाल हो रहा है बेटा? सब मंडे को ही क्लास है, सबकी क्लास मंडे को है, मंडे को क्लास रहेगी, संडे को तुम्हारा टेस्ट है। देखते हैं इस टेस्ट में किसके कितना नंबर आता है, इस टेस्ट में कितना नंबर आता है देखते हैं। हमने पढ़ाया तो अच्छा है, ये तो आप ही बोलते हो कि सर मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। ओके, तो आप टेस्ट में कितने नंबर लेकर आते हो ये आपको डिसाइड करना है, विलेता नहीं आएगा, इससे पहले का आएगा। ओके, तो टेस्ट है, देखते हैं। ओके, हाँ जी, चक दे पट्टे नप दे गिल्ली, सुबह जलंधर रात को दिल्ली। तो बाय बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।